हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। पिछले बार हमने चैप्टर 12 का आधा कंप्लीट किया था, आज हम बाकी देखेंगे। ठीक है, तो संघर्ष का नया स्वरूप। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो संघर्ष का नया स्वरूप, यहाँ अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कैसे उग्रवादी धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति पे हावी हो रहे हैं। ठीक है, और जो उदारवादी हैं उनके अनुनय विनय की नीति से उनको संतुष्टि नहीं है। तो आफ्टर बंगाल विभाजन कैसे स्वदेशी आंदोलन छिड़ेगा, संघर्ष का नया स्वरूप यहाँ से स्टार्ट होता है। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधाराओं एवं रुख को एक नए आयाम से जोड़ा। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया तथा नरम पंथियों की अवधारणा को पूर्णतया नकार दिया। इस अभियान के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए वो क्या क्या थे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती थी। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक, चीनी का बहिष्कार, विदेश में निर्मित जो नमक हो रहा था, जो चीनी हो रही थी, उसका बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोहों का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। यह कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता भी मिली। फिर दूसरे स्तर पर आता है जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन। कई जगहों पे जनसभाएं आयोजित की जाती थी। जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, ये दोनों माध्यम इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए तथा जनसंख्या के एक काफ़ी बड़े हिस्से ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन। इस अभियान में समितियां एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन कई जगह पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कई संगठन गठित हो रहे थे। ठीक है, जैसे ही बंगाल विभाजन के बाद ये जो उग्र विचारधारा थी, इसने अपना क्या कर रहा था, पीक पकड़ लिया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके कई लोग संगठित हो रहे थे, जनसभाएं आयोजित कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, याद रखना है, वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति। इसको एक अलग से भी पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर आता है स्पेक्ट्रम में ही कि क्या होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भी समितियां गठित हुई हों उनके बारे में। ठीक है, वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति इसी प्रकार की अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। कहाँ? वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया था। कहाँ गठन किया था? तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। कहाँ पर हमने? वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति, तिरुनेलवेली में वीओ चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम यूज किया था, मतलब गठन किया था, जिसे स्थानीय जनमानस को उद्वेलित एवं प्रेरित किया। इन समितियों ने जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। समितियों द्वारा जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें व्याख्यानों का आयोजन, स्वदेशी गीतों का गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण, अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूल की स्थापना, स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण इत्यादि प्रमुख थे। इन संगठनों में वो क्या करते थे? मेन शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, एक तो अकाल के समय कैसे, आपदा के समय कैसे सामाजिक सहयोग करना है, ठीक है, नए स्कूलों की स्थापना करना ताकि स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण, यही सब काम करते थे। ठीक है, परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग। उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का प्रयोग जनाधार बढ़ाने एवं राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में
किया। उदाहरणार्थ तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में ही भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। देखिए, जो तिलक का गणपति और ये उत्सव है, ये बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। कब? 1893 में और 1894-95 में। ठीक है, पहले गणपति उत्सव, फिर शिवाजी उत्सव स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ, जब ये सब ऐसी मतलब जनाधार ये फैलने लगा कि लोकप्रिय उत्सव और मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए, तो यही चीज़ जो थी, जो लोकमान्य तिलक ने क्या किया था, बहुत पहले स्टार्ट किया था, तो वो ना फैलने लगी। ठीक है, अब वो महाराष्ट्र में भी थी, बंगाल में भी थी और धीरे धीरे सब जगह थी। आज भी हर जगह गणपति उत्सव को बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा महाराष्ट्र में मनाते हैं। ठीक है, स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाने में किया गया। आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल। आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल, इस भावना के प्रचार प्रसार से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं विश्वास की भावना को बल मिला तथा गांवों तथा सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रमों में अभियान चलाए गए, जिसमें जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा का विरोध और मद्य निषेध इत्यादि प्रमुख थे। फिर आता है स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। स्वदेशी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वदेश राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम ये पूछा जाता है कई एग्जाम में। एक तो आपसे वो चिदम्बरम पिल्लई और ठीक है, ये वाला पूछा जाएगा। स्वदेशी संगम पूछा जाता है। ठीक है, फिर वारिसल में अश्विनी कुमार दत्ता का स्वदेश बांधव समिति पूछा जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था, ये पूछा जाता है 1906 में। ठीक है, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया तथा अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। शीघ्र ही देश के कई अन्य भागों में नेशनल स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। यही वो टाइम था जब पूरे भारत में मतलब नेशनल स्कूल्स की, मतलब जो भी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, इन सब की क्या किए जा रही थी, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के द्वारा स्थापना की जा रही थी ताकि विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जा सके। शीघ्र ही देश के कई अन्य भागों में नेशनल स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके, समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित किया जा सके, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई तथा मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु जापान भेजने की व्यवस्था की गई। स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अनेक कपड़ा मिलें, साबुन एवं माचिस की फैक्ट्रियां, हस्तकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गईं। वीओ चिदम्बरम पिल्लई का तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने हालांकि राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम, ठीक है, ये क्या था, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी थी। नेविगेशन का मतलब होता है जो वो ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगा होता है, जिससे क्या होता है हम नेविगेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने हालांकि ब्रिटिश स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की। इस समय भारतीय व्यापारियों में व्यावसायिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। सांस्कृतिक जगत में मतलब जगह जगह पे क्या किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया जा रहा है। कैसे चैलेंज किए, यहाँ पर आपने समझा होगा। इन्होंने क्या किया, चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम बनाया। इसमें क्या होता था, ये स्वदेशी स्टीम नेविगेशन था। तो अब इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश नेविगेशन कंपनी थी उसको क्या हुआ, चैलेंज मिला। फिर क्या हुआ, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला, जिससे क्या हुआ, जो उनकी ब्रिटिशर्स की केमिकल फैक्ट्री थी या फिर जो भी उनके स्टोर थे वो उनको चैलेंज किया था इन्होंने। सांस्कृतिक जगत में प्रभाव इस काल में महान राष्ट्रवादियों यथा रविंद्रनाथ टैगोर,
रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अब्बू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी, और यही आज बांग्लादेश का क्या है, एंथम भी है, नेशनल एंथम। ठीक है, बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम की रचना की थी। तमिलनाडु, सुब्रमण्यम भारती, स्वदेश गीतम। अगर आपने पेपर पेन पकड़ा हुआ है तो इसको लिखते जाइए। ठीक है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर, अमर सोनार बांगा, और ये क्या है, आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। फिर तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम की रचना की थी। कब रचना की थी? स्वदेशी आंदोलन छिड़ने के बाद। चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया तथा मुगल, अजंता एवं राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय एवं अन्य वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिसकी न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रशंसा की गई। फिर आता है जन सहभागिता का दायरा, मतलब कितने लोग इस अभियान से जुड़े थे। ठीक है, तो जन सहभागिता का दायरा इसमें थोड़ा बड़ा ही था। मेन विद्यार्थी जुड़े थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। छात्रों ने स्वदेशी को व्यवहार के रूप में अपनाया तथा बहिष्कार को संबंधी धरनों एवं प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभाई। छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण भारत में गुंटूर, मद्रास, सलेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, किंतु उन्हें सरकार की दमनपूर्ण नीति का एवं आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षा संस्थानों के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता एवं छात्रवृत्तियों पर रोक लगा दी गई। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माने लगाए गए तथा उन्हें गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य घोषित कर दिया गया, किंतु इसके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। प्रातः महिलाएं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि घर की चार दीवारी में केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों की मध्य वर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ये लोग क्या करते थे, देखिए, या तो फिर घर में जब पति ना हो तब, या तो उसकी जानकारी में निकल पड़ते थे। ठीक है, और क्या करते थे, सभी महिलाएं मिलकर सभाएं आयोजित करती थी और वो लोग अपना अपना मतलब डिसाइड करते थे कि वो किस प्रकार से इस आंदोलन में भाग ले सकती हैं। ठीक है, और जब खास करके जब ये शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन को लेकर बात आती थी, क्योंकि कई लोगों के हस्बैंड क्या करते थे, कई लोगों के प्रति विदेशी शराब दुकान से शराब पी के आते थे और उनको मारा पीटा करते थे। तो वही सब छोटे छोटे कारण थे जिसके कारण महिलाएं भी बहुत ज़्यादा इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ली थी। ठीक है, वो लोग जाके शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन कर देते थे। ठीक है, या तो फिर सब शराब की बोतलों को निकाल के फेंकने लगते थे। शहरी क्षेत्रों की मध्यवर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं एवं विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। कालांतर में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी भूमिका निभाई। फिर आता है मुस्लिम। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने फिर मुस्लिमों पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, या ये सब नाम याद रखना है, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आज़ाद के नाम उल्लेखनीय है। किंतु उच्च एवं मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया तथा घोषित किया कि उन्हें मुस्लिम आबादी बहुल पूर्वी बंगाल का नया राज्य
प्राप्त होगा। सरकार के हितों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सवों और देवी देवताओं का आह्वान करने वाले नेताओं सहित स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति ने भी मुस्लिमों को इस आंदोलन से बाहर रखने का प्रयास किया। देखिए, मुस्लिम शुरू में सपोर्ट में थे, लेकिन जब बाद में यह आंदोलन ज़्यादा हिंदुत्व की ओर मुड़ गया ना, तो उन्होंने भी क्या किया कि अब जैसे जो बंगाल विभाजन हुआ है, तो जो नया राज्य बनेगा वो मुस्लिमों के लिए बनेगा। इस फायदे में थे वो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के कारण। ठीक है, फिर अब देखते हैं श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ। अब ये लोग के इन लोगों का क्या रोल है? प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि एवं नस्लीय अपमान, प्रधानता विदेशी स्वामित्व कंपनियों में मुद्दे पर कुछ हड़तालें की गई। सितंबर 1905 में हावड़ा में बर्न कंपनी के 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे वे अपमानजनक समझते थे, बहिर्गमन किया, तो समस्त विदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। सरकारी छापाखानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई। 1905 और 1908 के बीच पटसन कारखानों में प्रायः हड़तालें होती रहीं, जिससे विभिन्न समयों में 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लै ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में विदेशी स्वामित्व वाली पटसन मिलों पर हड़तालों का नेतृत्व किया। रावलपिंडी पंजाब में शस्त्रागार, मतलब रावलपिंडी कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, आज तो पाकिस्तान में पड़ता है रावलपिंडी, तब पंजाब में पड़ता था। अब रावलपिंडी वाला क्षेत्र पाकिस्तान चला जा चुका है। शस्त्रागार एवं रेलवे कर्मी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए। हालांकि 1960 की गर्मियों के पश्चात श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम हुई, फिर पूर्णतः समाप्त हो गई, और यह रुचि 1919-1922 के पहले फिर से उत्पन्न नहीं हुई। अब 1919 में क्यों होगा? जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग के बाद, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था ना, उसके बाद सिख बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। पहले भी एक्टिव थे, लेकिन जलियांवाला बाग कांड के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए, और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस प्रकार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों का कुछ वर्ग विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्य वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया। इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों जैसे ईस्टर्न इंडियन रेलवे इत्यादि में हड़तालें भी आयोजित की गईं, किंतु आंदोलन मुसलमानों, विशेषकर मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहले ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई और उन्हें आंदोलन से पृथक रखने में सफल रही। सरकार के सहयोग से वह ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था। याद रखना है इस चीज़ को। जो ढाका के नवाब थे ना, सलीमुल्लाह खान और आगा खान, इन्होंने क्या किया था, अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया था। और इसके बाद तो वो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग ही रहे, मतलब स्वदेशी आंदोलन से अलग रहे। अंग्रेजों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को विफल करने में किया मुस्लिम लीग का प्रयोग। आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू। बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने आंदोलन के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता दिलाने का स्वरूप देने के पक्षधर थे। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, आंदोलन का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि आंदोलन भारतीयों के उद्गारों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इसकी
सहायता से उपनिवेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर आता है बंगाल विभाजन का लोप। मैंने आपको बंगाल विभाजन के टाइम ही बताया था, 1911 में आएंगे जॉर्ज पंचम, ठीक है, जो क्या कर देंगे, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का लोप कर देंगे। क्रांतिकारी आतंकवाद से उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, किंतु बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमानों को काफ़ी आघात लगा। विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाने की घोषणा की, जो मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, किंतु मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया। बिहार एवं उड़ीसा को क्या कर दिया गया, बंगाल से पृथक कर दिया गया और उधर असम को पृथक कर दिया गया। फिर स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन। 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद यद्यपि एक चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था, ठंडा पड़ चुका था 1908 तक, ठीक है। इसके कई कारण थे। पहला कारण था ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर एवं दमनात्मक रुख अपनाया। दूसरा कारण क्या था, आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका। यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों यथा असहयोग सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार एवं सृजनात्मक कार्यों इत्यादि को अपनाया गया, किंतु आंदोलन इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे सका। आंदोलन आगे चलकर नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या तो देश से निर्वासित कर दिए गए। इसी समय अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। अरविंद घोष इसी टाइम सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और वो एक संत बन के बाहर निकलते हैं, ठीक है, श्री अरविंदो। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े हुए। झगड़े की परिणति 1907 के सूरत के विभाजन के रूप में उतरी। इससे आंदोलन को भारी आघात पहुंचा। सूरत की फूट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। यद्यपि आंदोलन ने जन सामान्य की शक्ति और ऊर्जा को उभारने का कार्य तो किया, किंतु इस शक्ति एवं ऊर्जा को संगठित कर वह सही रूप एवं दिशा देने में सफल नहीं हो सका। आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका। यह उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा जमींदारों तक सीमित रहा। मुसलमानों तथा किसानों को प्रभावित करने में यह पूर्णतः असफल साबित हुआ। असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत के रूप में ही रहे तथा ज़्यादा व्यावहारिक रूप नहीं ले सके। बिना किसी सुनिश्चित योजना एवं कार्यनीति के किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती। संभवतः इस आंदोलन के साथ भी यही विसंगति रही। फिर आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी तथा इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम थे। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की तीव्र प्रसार में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। यह आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। अभी तक स्वतंत्र आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों यथा छात्रों, महिलाओं तथा कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। स्वतंत्र आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद तथा याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ। आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित न रहा, अपितु साहित्य, विज्ञान एवं उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आंदोलन से लोगों की तंद्रा टूटी। वे साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए। स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष अनावृत किया। आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को तय करने में सहायता मिली। उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उग्रवादी तरीके को बल प्रदान किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने उदारवादियों की याचिका एवं अनुनय विनय की नीति को अप्रासंगिक एवं व्यर्थ साबित कर दिया। उदारवादी अपने कार्यक्रम एवं नीतियों को यथोचित गति नहीं प्रदान कर सके। उनकी यह असफलता इस बात से सिद्ध हो गई कि
युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया तथा उन्हें सहयोग देने से इनकार कर दिया। जन सहयोग प्राप्त करने में नरमपंथियों की असफलता से यह बात स्पष्ट हो गई कि उनकी नीतियां भारतीयों की जड़ें नहीं जमा सकी। नरमपंथी अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादी इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में असफल रहे तथा उनके नेतृत्व में आंदोलन को कोई खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन अतिवादी राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव रहा। इनकी कार्यप्रणाली से अहिंसात्मक एवं वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए। विभिन्न उग्रवादी नेताओं यथा अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न थे। तिलक के लिए स्वराज्य का अर्थ था सीमित स्वशासन, जबकि अरविंद घोष विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज्य मानते थे, किंतु राजनीतिक एवं सैद्धांतिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता पर बल देने एवं आंदोलन का जनाधार बढ़ाने जैसे उद्देश्यों में उग्रवादी उदारवादियों की तुलना में ज़्यादा सफल रहे। अतिवादियों ने शिक्षा के प्रसार तथा सेवा एवं त्याग की भावना को आधार बनाकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने में सराहनीय कार्य किया, किंतु कहीं कहीं पर अतिवादी संकीर्णता की भावना के शिकार भी रहे। उनके परंपरागत एवं रूढ़िवादी विचार यदा कदा उनके कार्यों में बंधक बनते रहे। बाल गंगाधर तिलक की सम्मति आयु अधिनियम का विरोध इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। गणपति एवं शिवाजी उत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय, गोवध पर प्रतिबंध तथा का समर्थन करने जैसे कार्यों से उनकी छवि कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी की बन गई। इसी प्रकार विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी हितों का प्रचार किया। इससे कई मुस्लिमों को आंदोलन से दूर कर दिया। मतलब ज़्यादा हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। कई कानून बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मुस्लिम धीरे धीरे आंदोलन से दूर होते जा रहे हैं। उग्रवादियों के कार्यों एवं नीतियों से उपनिवेशी शासन को आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उनके इन कार्यों से धर्म एवं राजनीति के मध्य अव्यवस्था परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके दुष्परिणाम कालांतर में भारतीयों को झेलने पड़े। ये सब ज़्यादा वो सब बातें नहीं थी जो हमने पहले पढ़ा था, वही सब बातें थी। तो अगर आप आज यहीं पर पढ़ते हैं, कल से हम सूरत विभाजन कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है। तो अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई और क्लास चाहिए हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।